का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो एग्ज़ाम से पहले क्लास 12वीं के बच्चे के लिए झारखंड बोर्ड ने एक बहुत कह सकते हैं कि तोहफ़ा दिया गया है। मॉडल पेपर आप लोगों का रिलीज़ कर दिया गया है। तो मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया गया है, तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो जैक के द्वारा रिलीज़ किया गया मॉडल पेपर का हिंदी ऐच्छिक, जिसको हिंदी इलेक्टिव कहते हैं, उसको देखेंगे। ये वीडियो सभी संकाय के लिए है जो हिंदी इलेक्टिव रखे हुए हैं। अगर साइंस वाले रखे, साइंस के, कॉमर्स और आर्ट्स वाले, सभी के लिए लिखा हुआ है। कला, वाणिज्य और विज्ञान, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो जो भी आप हिंदी इलेक्टिव रखे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। और इसका सामान्य निर्देश पहले भी आप लोगों को, जैसे पिछला वीडियो आप देखे होंगे अदर सब्जेक्ट का, उसमें भी है कि 52 प्रश्न है, 1 से 30 तक MCQ रहेगा, वही है। ठीक है, 80 नंबर का रहने वाला, तो वही है 1 से 30 तक MCQ और 31 से 38 तक जो है आपका 2 नंबर वाले 6 प्रश्न का जवाब देना है। 39 से 46 तक 2 नंबर 3 नंबर वाले 6 प्रश्न का जवाब देना है। और 46 से 47 से 52 तक में 4 प्रश्न का जवाब देना, 5 नंबर वाला होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे खंड का जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि अपठित बोध, मतलब कि पढ़ के, जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें हम लोग गद्यांश कहते हैं ना। तो पढ़ के अब गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। लेकिन अभी के टाइम में प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाया है। जिस तरह से हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषित कर रहे हैं, और औद्योगिक विकास के कारण, ये औद्योगिक युग के कारण हम लोग गंभीर रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। ये अभी हम लोगों को ही नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी ये भुगतना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। ठीक है, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूरे परिस्थितियों तंत्र के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन और आंसर अब इससे क्रिएट किया गया है, जो भी हम लोग पढ़े इसमें। प्रकृति का अत्यधिक दोहन किस कारण से हो रहा है? ठीक है, तो प्रकृति का दोहन जो है किस कारण से, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो अभी पढ़े उसमें तो आपको नहीं दिखा, लेकिन अगर लोगों को प्रकृति की जागरूकता बता दिया जाए, लोगों को प्रकृति क्या है, प्रकृति से क्या नुकसान, आने वाले पीढ़ियों को क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये बता दिया जाए, ठीक है, बता दिया जाए, ठीक, तो वो समझ जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या क्या अभी पढ़े उसमें कि तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, जो ऑप्शन नंबर ये में आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? तो पर्यावरण को नुकसान जो है वो पहुंच रहा है जल और वायु प्रदूषण के रूप में। जल भी प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि अभी हम लोग उसमें देखे थे। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि देखिए अभी जिस तरह का पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ असमंजन स्थापित करना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब एक पद्य, वो हम लोग गद्यांश पढ़े थे, अब यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़िए। पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सबसे बसता सृष्टि का जतन, सब में बसता सृष्टि का जतन, आदि करेंगे हम इनका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। ठीक है, तो ये जो पद्यांश पढ़े हैं इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा, इसको जवाब देना। चलिए क्वेश्चन कैसा बनता है उसको हम लोग जवाब लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? तो पृथ्वी के ऊपर मानव का जीवन किसकी देन है? तो प्रकृति के अनुपम देन, अभी लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे
क्या लिखा, पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, प्रकृति की अनुपम देन। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी में दिया, प्रकृति की अनुपम देन। ठीक, चलिए पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया, तो पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है, तो इसमें बताया गया है बाबू वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर को। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए, पद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा, तो पद्यांश जो अभी हम लोग कविता पढ़े, इसके अनुसार अगर हम लोग प्रकृति का दोहन करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक धन जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है, तो धरती को बचाने के लिए जो पद्यांश में सुझाव दिया गया है वो है सोच समझकर कदम उठाना, सोच समझकर कदम उठाना, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अभिव्यक्ति और माध्यम का जो बुक है उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। अभिव्यक्ति पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो अभिव्यक्ति पत्र जो है वो औपचारिक प्रकार का पत्र है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है शब्दों का सही उच्चारण करना। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो लेखन है। ठीक है, क्या है, लेखन है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सबसे प्रमुख उपकरण जो आता है वो रेडियो है। ठीक है, रेडियो। ठीक, ऑप्शन के अनुसार। सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, उपयुक्त सभी, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो इंटरनेट जो है वो किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो वो डिजिटल माध्यम है इंटरनेट। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते आप डिजिटल कार्य। टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है, तो टीवी पर समाचार जो है वो दृश्य श्रव्य मतलब देखना और सुनने का ये है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ है सस्ता होना, हमेशा उपलब्ध रहना और विस्तृत जानकारी देना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पाठ्य पुस्तक का गद्यांश दिया गया, आपके किताब से ये गद्यांश उठाया गया है। कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ रहा है तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों का खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठी की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्तव की किस उद्देश्य है, कोई नहीं जानता कि मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, भीष्म पितामह की भांति धूत की भाषा में कर रहा है, चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या प्रिय हो, जो मिलकर जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोलम ग्रहण करो, हमारा आहार मत मानो। ठीक है, तो ये जो पूरा गद्यांश दिया गया था इससे कुछ प्रश्न बनेगा, इसका जवाब देना है। तो सबसे पहला तो जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि कुटज के बारे में लेखक ने क्या बताया। ठीक, पहला प्रश्न, कुटज के बारे में लेखक ने क्या बताया, तो उसने बताया कि कुटज शासन से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, कुटज शासन से जीता है और अपने कर्तव्यों को वो निभाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कुटज शासन से नहीं, कुटज शान से जीता है। ठीक है, जी हाँ, कुटज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार कुटज किस तरह से जीता है? तो लेखक के अनुसार कुटज जो है कुटज जो है वो किस तरह से जीता है? तो वो जीता है वह शान और बिना किसी स्वार्थ के जीता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गद्यांश में कुटज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है? तो गद्यांश के अनुसार कुटज का जीवन जो है वो नीति, धर्म और शान के सिद्धांत पर आधारित है, से प्रेरित है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? तो लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में जो संदेश दिया है कि सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फिर से कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप किताब से ही आपका पद्यांश दिया गया है। श्रीमती स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में, किसने यह विगाह की तान उठाई, लगी सरतन दीठ ठीक, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया लगी सतुष्ट दीठ की सबकी रही बजाय फिरती कब की, मेरे आशा यह है बावली तूने खो दी सकल कमाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसको पढ़े हम लोग, इसका आप लोगों को तो क्वेश्चन है बन रहा है कि श्रीमती स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ है? तो इसका इस मधुमाया का अर्थ जो है, देखिए समझिए, इसका क्या दिया गया, कहता है सपना जो भ्रम को उलझन में बदल जाता है, जो भी सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीमती स्वप्न की मधुमाया, यही इसका माने यही हुआ। फिर है कि मेरी आशा यह बावली तूने खो दी सकल कमाई, पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है? तो इसमें कवि जो है आलोचना कर रहा है, वो कर रहा है अपनी आशा की, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गहन विपिन की तरु छाया में क्या अर्थ है? तो गहन विपिन की तरु छाया का मायने क्या है? तो इसका दिया गया ऑप्शन देखिए, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ, इसका माने यही है कि गहन विपिन की तरु छाया में, तो अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ को कह रही है। आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो है, पद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो आपके पाठ से लिया गया है वो है, पाठ का नाम देवसेना की गीत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आइए कुछ प्रश्न और दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के चयन कीजिए। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो प्रवर्तक कवि जो माने गए हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। किस शहर में वसंत अचानक आता है? तो किस शहर में वसंत जो है वो अचानक आता है? तो बनारस, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे देखिए, प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो किस शैली में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है संस्मरणात्मक, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, दिया गया है हर गोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? हर गोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? उसका नाम था जलालगढ़, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सूरदास, आगे देखिए सूरदास की झोपड़ियाँ किस उपन्यास का अंश है? तो सूरदास की झोपड़ियाँ जो है वो किस उपन्यास का एक भाग है, अंश है? तो ये जो है बाबू, ये आपका ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि का है, ठीक है। चलिए, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? तो बिस्कोहर की माटी के पाठ के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हम लोग देखिए, इसी में भी हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग देख सकते हैं, बट क्या है कि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जा रहा है। वीडियो लगभग आपका जो 14 मिनट का हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग शॉर्ट वीडियो का, जैसे कि सेक्शन बी, जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन खा है, ठीक है, सेक्शन खा को लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। आप लोग आपको कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए, आपसे बस एक काइंडली रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।